हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स टाइम। ये हमारी दूसरी वीडियो है 2021 वाले पेपर की। 2020 का पेपर लगा लो, 2021 वाला। इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस के और सॉल्यूशंस बताती हूँ मैं। और जो आप लोग बोल रहे हो सीरीज स्टार्ट करने का, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दो, मैं थोड़ा सा मटेरियल इकट्ठा कर लूँ, फिर ही स्टार्ट करते हैं उसका, अगर मुझे सही लगा ऑब्वियसली। तो ये पेपर ख़त्म करने दो पहले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो इस पेपर में क्या है, ये पेपर थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी क्यों? क्योंकि एक तो क्वेश्चंस इतने बड़े, ऊपर से उन्हें स्टेटमेंट रीड करने के बाद जो सॉल्यूशन है वो भी बड़ा है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं इसका। इन्होंने बोला एट टाइम 2 सेकेंड एक्सेलरेशन दी हुई है इन काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन। वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, फिर t/5 पे दी है, 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन। तो हमें क्या बताना है, उसने कितना टाइम लिया है, वो मतलब उसने कितना कवर किया है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, इसमें दो एक्सेलरेशंस दिए हैं, A1 और A2। अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो आपको पता चलेगा ये 0 है डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब A1 इज परपेंडिकुलर टू A2। ठीक है, ये बिल्कुल साफ होगी बात। दूसरा, मोशन जो है काउंटर क्लॉकवाइज लिया है। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। जिसके आगे काउंटर लग गया मतलब क्लॉकवाइज से दूसरा यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब देखो, यहाँ पर मैंने जो बताया है, यहाँ पर एक्सेलरेशंस की डायरेक्शन सही नहीं बन रही है। सपोज करो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन से उठा लो एक्सेलरेशन को थोड़ा सा, क्योंकि एक्सेलरेशन बीच में कहीं पड़ेगा। सपोज काउंटर क्लॉकवाइज कैसे होगा, अब ऑब्वियसली ऐसे घूमेगा। तो मान लो एक पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने ये मान लिया, एक तो मानना पड़ेगा। यहाँ पर ये v1 है, जो भी एक्सेलरेशन थी उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी है v1। अब जो दूसरी वेलोसिटी है वो भी इसके परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। अब अगर मैं ये लेट करूँ, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं होगी। कौन सी होगी इसके परपेंडिकुलर? ये। ठीक है, इनमें 270 का एंगल बन जाएगा दोनों में, तो ये वाली होगी परपेंडिकुलर। अब इसने यहाँ तक आने में कितना कवर कर दिया? 1 2 3, 3 क्वार्टर्स कवर करे हैं। एक सर्कल 4 क्वार्टर से बनता है, तो इसने 3 क्वार्टर कवर कर दिए। इसका मतलब इट कवर्स 3 क्वार्टर। T2 और T1 के बीच में कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड। यानी कि अगर टाइम पीरियड T है तो उसके कितने पार्ट्स लिए? 3। कितने में से? 4 में से। वो किसके इक्वल है? 3 के। यानी टाइम पीरियड क्या हो गया? 4 सेकेंड। और एक्सेलरेशन कितनी आ गई? किसी भी एक एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लो, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, यानी 7.21 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमें R निकालना है। सो दैट R, उसके लिए फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू 4π² R/t²। यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेंगे, AT²/4π²। A और T की वैल्यू हमें पता है, पुट कर दो एंड वी विल गेट द आंसर 2.92 मीटर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये तभी आप कर पाते हो जब आपने इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो प्रीवियसली। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान था अगर आपको फॉर्मूला बनाना आता है। ये मैंने फॉर्मूला शीट में बताया था कि फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला लिखा था फॉर्मूला बनाने का। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि कोई टेम्परेचर स्केल है x, जैसे केल्विन होता है, कुछ भी होता है, ये x दिया हुआ है, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है -50°x और फ्रीजिंग पॉइंट है -170°x। इसको कंपेयर किससे किया है? केल्विन से। इन्होंने बोला है कि अगर केल्विन 313 केल्विन पे x का टेम्परेचर क्या होगा। जैसे हम इसे सेल्सियस में चेंज करने को बोले तो 100 माइनस कर देंगे। सिमिलरली इन दोनों स्केल्स का रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है किसी एक स्केल को लिखने का? बॉइलिंग पॉइंट माइनस जिस पे हमें टेम्परेचर निकालना है, जिसको कन्वर्ट करना है, x बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहले केल्विन स्केल का लिखते हैं। 373 बॉइलिंग पॉइंट होता है, निकालना किस पे है? 313 पे। नीचे क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट लगा लो, जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये। 373 माइनस 273, ये हो गया। ये किसके इक्विवेलेंट होगा? दूसरे स्केल के सेम टेम्परेचर में। दूसरे स्केल में हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -50। -50 माइनस एक्स के लिए निकालना है,
बॉइलिंग पॉइंट क्या है, -50 माइनस -170 आ गया ये। इसको सॉल्व कर लो, 6/100 -50 माइनस x बाय 120, ये क्या आ गया 6 इंटू 12, इससे ये 0 से 0 0 से 0 कट गया, 6 इंटू 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लगे -50 माइनस x, सो माइनस x इज इक्वल टू 72 प्लस 50 यानी x इज इक्वल टू -122 डिग्री x, यानी इस स्केल पे चेंज करने के लिए दिस इज द आंसर। तो हम किसी भी स्केल पे चेंज कर सकते हैं, दैट इज अप टू अस। ये क्वेश्चन तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, इसमें क्या बोला है, बाइनरी एडिशन करनी है। आप बाइनरी करो या डिजिटल डेसिमल एडिशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चारों को ऐड करके क्या आ गया 4, 1 2 3 4 आ गया। 4 को बाइनरी में क्या लिखते हैं 1 0 0, तो ये आ गया इसका आंसर, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है ऐसे। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें दो सर्किट्स दिए हैं, दोनों सर्किट्स में हमें यह बताना है कि चार्ज कितना है दोनों सर्किट्स में, कब, व्हेन t इज इक्वल टू RCU। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये दो सर्किट्स हैं, ये A वाला सर्किट है, ये B वाला सर्किट है। ध्यान से देखो, A वाला सर्किट है ये P होता है, ये N साइड, ये क्या है फॉरवर्ड बायस है, और जो B वाला सर्किट है वो रिवर्स बायस है। ठीक है, यानी जो पहला सर्किट है उसमें करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो डायोड की वजह से करंट डिके भी होगा, और करंट डिके का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू Q0 E माइनस T बाई C। कौन से T पे होगा, टाइम दे रखा है इन्होंने RC पे, RC पुट कर दो तो कितना आ गया, Q इज इक्वल टू Q0 E इज इक्वल टू माइनस RC बाय RC, यानी ये आके आ गया Q इज इक्वल टू Q0 बाय E। Q0 क्या था, चार्ज ऑफ ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है CB बाय E, यानी फर्स्ट की वजह से आएगा CB बाय E। दूसरा जो है रिवर्स बायस है कैपेसिटर, रिवर्स बायस है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और जितना कैपेसिटर के पास चार्ज है उतना का उतना रहेगा। कितना था कैपेसिटर के पास, Q इज इक्वल टू CV। तो आंसर क्या हुआ पहले का, दिस। मूविंग टू 105th क्वेश्चन। ये ना मतलब इस क्वेश्चन में ना इन्होंने हमारा सारा पेशेंस टेस्ट किया है कि हम कितने हद तक जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव। इसमें एक फिगर दी है दिस, हमें इसका वर्क डन निकालना है, टोटल नेट वर्क डन। कैसे निकालेंगे, इन्फॉर्मेशन तो देते ही नहीं है, पता नहीं इनको क्या दुश्मनी है हम लोगों से, इन्फॉर्मेशन नहीं देते क्वेश्चन में, इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करो सारी की सारी। सो यहाँ पर हमें साइक्लिक प्रोसेस में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, A to B, B to C एंड C to A। A to B is isothermal, B to C is isochoric एंड C to A is normal process, जिसको हम निकालेंगे, जिसमें V जो है चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू T। सबसे पहले A से B के लिए, A से B के लिए वर्क डन क्या होगा 0, क्योंकि V कांस्टेंट है, और वर्क डन कैसे निकलता है P dV, dV ही जब 0 है तो वर्क डन क्या हो गया 0। तीनों साइकिल्स का अलग अलग वर्क डन निकाल के तीनों प्रोसेसेस का उन्हें ऐड करेंगे। बात आई B से C की, B से C क्या है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आइसोकोरिक थी, सॉरी जो हमारी अब B से C है वो क्या है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का वर्क डन निकालने का तरीका होता है R T0, मतलब जो T2 ये वाला जो भी कांस्टेंट टेम्परेचर है इसका एक होगा वो, इंटू लॉग V2 बाई V1। V2 कितना है 2V0, फॉर्मूला से देखो, यहाँ से देखो ये क्या है 2 नहीं V0 और V0, इनिशियल टेम्परेचर वॉल्यूम V0 है, फाइनल 2V0 है, सो R T0 log 1/2। लेकिन हमें इसमें तो आंसर देना ही नहीं, P0 V0 में देना है, सो दिस इज अ आइडियल गैस, और मैं इसको एज अ मोनोएटॉमिक गैस कंसिडर करके चल रही हूँ क्योंकि N की कहीं भी बात नहीं हुई है। सो P0 V0 इज इक्वल टू R T0, इसको पुट करवा दो यहाँ पे, हमारे पास ये आ गया, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। 2 के लिए निकाल लिया, अब 3rd के लिए सारी पेशेंस चेक करनी पड़ेगी आपको अपनी। C से A के लिए वर्क डन का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, P dV, V जहां से जहां भी चेंज हो रहा है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला भी होता है, इसको यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि टेम्परेचर ही गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला लेंगे, ये क्या आएगा P dV को अगर आप इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा
वी कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, टू वी नॉट से टू वी नॉट, सॉरी टू वी नॉट से वी नॉट नीचे आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा माइनस पी वी नॉट। लेकिन यहाँ पर हमें P तो देना ही नहीं, P की वैल्यू देनी है इन द फॉर्म ऑफ P नॉट, तो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो ये है, ये लाइन है एक, किसी भी ग्राफ की लाइन के लिए स्लोप निकाल सकते हैं हम उसका स्लोप क्या आएगा, 2 पॉइंट्स चाहिए, एक तो ये पॉइंट है 0 0 ओरिजिन पे मैच कर रही है, एक ये पॉइंट है T नॉट 2 V नॉट, यहाँ से स्लोप क्या निकलेगा 2 V नॉट बाय माइनस 0 बाय 0, यानी स्लोप क्या आ गया 2 V नॉट बाय T नॉट। ये आ गया इसका स्लोप। स्लोप कैसे दिया जाता है वैसे ऐसी लाइंस का, NR बाय P, ये याद रखो फॉर्मूला, ठीक है। नाउ अगर आप ये इक्वेशन यूज करो, ये वाली इक्वेशन, यहां से आपका V नॉट बाय T नॉट क्या आ जाएगा, V नॉट बाय T R बाय P नॉट। हम ये भी पुट कर सकते हैं, समझ आ गया, इसकी जगह ये पुट करा, नॉर्मल फॉर्मूला होता है ये पुट करा, ये आ गया, इन दोनों को कंपेयर करो, कितना आ गया P इज इक्वल टू P नॉट बाय 2। सिर्फ ये निकालने के लिए हमें इतना स्लोप कंसीडर करना पड़ा। तो अब WCA क्या आ गया, P नॉट V नॉट बाय 2, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करके आ जाएगी दिस इक्वेशन, तो ये हमारा आंसर होगा। इसलिए मैंने बोला सॉल्यूशंस इतने लंबे देते हैं, इतने लंबे देते हैं कि अगर हमने घर से प्रैक्टिस नहीं कर रखी ना उनकी, हम पेपर में बैठ के उनको निकाल नहीं सकते। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने तो बोर कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, हमें के अल्फा के बीटा के लिए वेवलेंथ दे दी और एल अल्फा की एनर्जी निकलवा ली। अब देखो दो वेवलेंथ दी हुई है, एक दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉम, एक दी हुई है 2 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें जो बड़ी वाली वेवलेंथ होगी वो अल्फा की होगी। के अल्फा की वेवलेंथ कितनी हुई 2 एंगस्ट्रॉम और के बीटा की 1 एंगस्ट्रॉम। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट एनर्जी ऑफ के बीटा इज इक्वल टू के अल्फा और एल अल्फा, हमें तो ये निकालना है। सो एल अल्फा की क्या होगी, के बीटा और के अल्फा की एनर्जीज को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ गई। फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, HC बाय लैम्डा। HC बाय लैम्डा क्या आ गया, लैम्डा के बी माइनस HC बाय के लैम्डा ऑफ के अल्फा, हमें ये गिवन है। HC बाहर निकाल लो एंड वी विल हैव दिस। आप HC की जगह ना डायरेक्ट ये भी पुट कर सकते हो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू है याद करनी हो तो। बाकी नॉर्मल क्या है, H की वैल्यू क्या होती है 6.64 इंटू 10⁻34। C की वैल्यू पुट कर देंगे दिस, इसको जो एंगस्ट्रॉम में दिया उसे मीटर में चेंज करके पुट किया है एंड बाय 2 आ गया इसी का ये। सो इसको सॉल्व कर देंगे, ये जूल में आएगी इतनी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से एंड वी विल हैव द आंसर। इतना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 10⁻3 को के लिख देंगे, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 107 भी देखो मैं परेशान हो जाती लंबे क्वेश्चंस, इन लोगों को थोड़ा सा भी या तो ट्रिकी क्वेश्चन दे दो कि हमें एक ट्रिक पकड़नी है सिर्फ उसमें से, इतने लंबे लंबे सॉल्यूशंस हम करेंगे कैसे वहाँ पेपर में, मुझे समझ नहीं आ रही ये चीज़। सो लेट्स फाइंड आउट कि इन्होंने ये ट्रिकी, इनमें कुछ ना कुछ तो ट्रिक्स होंगी ऑब्वियसली, तो उसके लिए ही हमें पढ़ना है। इसमें हमें क्या बोला है, कॉम्पटन स्कैटरिंग दी है जिसमें हमारा जो फोटोन है वो 90 डिग्री पे स्कैटर हो गया, उसकी इनिशियल वेवलेंथ थी इतनी, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की। सो इनिशियल एनर्जी कितनी, HC बाय लैम्डा, क्योंकि लैम्डा आपको दिया हुआ है इनिशियली फोटोन का दिस। मैंने बोला था HC के लास्ट क्वेश्चन में कि आप HC की वैल्यू डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो जब आपको सारा ही क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर में सॉल्व करना हो। सो हमारे पास आ गई ये 4.13 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें क्वांटम शिफ्ट कितना हुआ है, डेल्टा लैम्डा H बाय MEC 1 माइनस कोस फाई। फाई कितना दिया हुआ है 90 डिग्री,
फाई होता है दैट एंगल जिस पे फोटोन स्कैटर हो गया 90 डिग्री। तो ये क्या आ गया h बाय एम ई सी, यानी इसको c से मल्टीप्लाई c से डिवाइड कर दो, एच सी बाय एम ई सी स्क्वेयर। एच सी की वैल्यू आपको पता है ये होती है एम ई सी स्क्वेयर इज द रेस्ट मास ऑफ द रेस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू होती है 511 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास डेल्टा लैम्डा आ जाएगा। ये आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख दो, पिकोमीटर में लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने पिकोमीटर में लिख दिया। साफ बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन मैंने इस वाले क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन नहीं किया, इसका मैंने कहीं से देखा था, सो मैंने यूनिट्स एज इट इज लिख दी ताकि क्वेश्चन याद ही रहे। अब फोटोन की नई वेवलेंथ क्या हुई, पहले उसकी वेवलेंथ दी हुई थी कितनी 3 पिकोमीटर, कहाँ पर क्वेश्चन में, ये हमने निकाल ली। अब उसके पास वेवलेंथ कितनी होगी 5.43 पिकोमीटर, तो नई एनर्जी कितनी आ जाएगी उसकी इस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो एच सी बाई लैम्डा डैश, एच सी की वैल्यू पता है 1240। चलो एक आधी वैल्यूज याद हो जाएंगी क्वेश्चन से, 5.43 इंटू 10⁻⁵, तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा दिस। तो चेंजिंग जो एनर्जी होगा इसमें, वो एनर्जी विल बी यूज एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज द एनर्जी। दो एनर्जीज आई है उनको माइनस कर लो। अगर आप ऑप्शंस देखो तो आप देखना 4.13 भी एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 2.28, ये भी हमारी एनर्जी आई थी। तीसरा ऑप्शन है इन दोनों को माइनस करके, ये भी हमारी एनर्जी आ रही है। चौथा ऑप्शन है इन दोनों को प्लस करके, ये भी हमारी एनर्जी है। तो इसका मतलब आप छोटी सी भी गलती करो आपके चारों ऑप्शन मैच कर जाएंगे। नाउ मूविंग टू 108th क्वेश्चन। 8 इसमें बोला है कि वो दूसरे फोटोन को सिमुलेट कर रहा है, एमिशन कर रहा है उसकी, तो उन दोनों में क्या होना चाहिए, पहली चीज उनकी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में सेम एनर्जी दिया हुआ तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा यहाँ से। दूसरी उनकी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, 1 और 2, 2 में सेम, 3 में सेम डायरेक्शन दिया हुआ है, काट दो ये चौथा। तीसरी चीज उसमें जो होनी चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज होना चाहिए उनका। अब इनमें सेम फेज इन दोनों में ही है, तो ये ऑप्शन भी गलत। चौथी चीज उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम नहीं होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 109th, इसमें बोला है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसमें हमने कुछ भरा हुआ है, ठीक है। उसका वॉल्यूम ऑफ लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन है अल्फा, उसको हीट किया, उसमें जो वॉल्यूम था वो नहीं बढ़ा। ऑब्वियस है जब उसका हीट अप किया तो एक्सपेंशन हुआ होगा, लेकिन जो वो वॉल्यूम एक्सपेंशन है, मान लो गामा है, वो किसके इक्वल हो गया, अल्फा के, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ कि दोनों में सेम सेम एक्सपेंशन हो गया, जिसकी वजह से हमें इंक्रीज नहीं, लेवल को जो अप किया था वो दिखा नहीं। इसका मतलब अगर अल्फा, आपको जब आपने ये सॉल्व किए होंगे तो यू शुड नो द थिंग कि अल्फा इज द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, बीटा इज द एरियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड गामा इज द वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। उनमें ये रिलेशन था। तो गामा और इसमें अगर हम रिलेशन निकालें गामा और अल्फा में, तो हमारे पास आ जाएगा गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो अगर लीनियर एक्सपेंशन अल्फा हो रहा है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन 3 अल्फा होना चाहिए, तभी हमें कोई इंक्रीज नहीं दिखेगा, वो इक्वल हो रहे हैं अब एक्सपेंशन। 110, देखो ये क्वेश्चन क्या है, जो इसमें रेड बॉक्स में है ना, सिर्फ वो आंसर्स हैं, बाकी सब नहीं है। इसमें बोला है कि एक ऑब्जर्वर खड़ा है बीच में, उसकी ना जो एक सोर्स है जो उससे दूर भाग रहा है, एक सोर्स उसके पास आ रहा है, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, और दोनों की स्पीड है वो है साउंड की स्पीड की हाफ। तो फॉर्मूला क्या है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश, जो न्यू फ्रीक्वेंसी उसे सुन रही है सोर्स ए और सोर्स बी की वजह से, वो अलग अलग निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है v प्लस वी नॉट बाय v माइनस वी नॉट इंटू एफ। हेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, v नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर जो खड़ा होकर सुन रहा है, vs इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स जिसमें से आवाज आ रही है, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। अब f a के लिए निकालो, v तो वही है, v नॉट भी ऑब्वियस है, सोर्स चाहे रेस्ट पे हो चाहे ऑब्जर्वर चाहे रेस्ट पे हो चाहे चल रहा हो, दोनों ही केसेस में उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, दोनों केसेस में।
नाउ v इज द, v भी सेम है, vs वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। अब a जो सोर्स है वो ध्यान से देखो यहाँ पर, a सोर्स इज मूविंग अवे, यानी उसकी जो v भी वेलोसिटी होगी वो माइनस में आएगी। सो वेलोसिटी उसकी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड के हाफ में, v/2। यहाँ माइनस था, माइनस v2 आ गया तो ये प्लस हो गया, इक्वेशन 1। और f तो सेम है ही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। b के लिए सब कुछ सेम आएगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वो सोर्स के पास आ रहा है तो ये वेलोसिटी प्लस में लेंगे, प्लस में लेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, v-v2। दोनों का fa और fb का क्या लेना है, रेशियो, एंड रेशियो लेने से क्या आ जाएगा, 1/3। इट इज द आंसर। जो ये वाला क्वेश्चन है वो लास्ट वीडियो में रह गया था, मैं इस पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगा रही थी, बट एक्चुअली इस पर बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगना था, वो मैं ट्राई किया ही नहीं उस पर। तो इसमें क्या है, एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है जिसकी इक्वेशन है ये, m दिया हुआ है, k दिया हुआ है, b दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, वो टाइम जब उसका एम्पलीट्यूड हाफ हो गया। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू a नॉट e रेज टू पावर माइनस bt/2m। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, हाफ, a इज इक्वल टू a नॉट बाई टू, तो यह क्या 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, bt/2m इज इक्वल टू लॉग n, यहाँ पे एंटी लॉग ले लिया तो log 2, ये t की वैल्यू क्या आ गई, log 2 इंटू 2m/b। log 2 क्या आ गया, 0.693 इंटू 2, m की वैल्यू क्या है 250, इसे हम चेंज कर देंगे इन kg 10⁻³ से। b की वैल्यू क्या है 70 ग्राम, 70 को b kg में चेंज करना है 10⁻³, ये कट गए तो वी हैव द आंसर, ये आएगा 4.95। 4.95 अप्रॉक्सीमेटली आएगा इसके पास 5 सेकंड के, बाकी सबके पास तो पड़ता ही नहीं 4.95, तो आंसर क्या हो गया 5 सेकंड। तो दिस इज द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस होंगे। ऑब्वियसली एक 2 या 3 वीडियोस में नेक्स्ट में क्वेश्चन पेपर कवर हो जाए, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं रखती इसमें क्योंकि ये पेपर बहुत लेंथी है, क्वेश्चन समझाने में ही बहुत टाइम निकलता है, और अगर एक वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा की होगी तो आपका इंटरेस्ट ही चला जाता है वीडियो देखने में, इसलिए मैंने शॉर्ट रखे हैं क्वेश्चंस। और प्लस जिसको ऐसा लगता है कि फिजिक्स में ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है कोई, मैंने अभी तक वो सॉल्व नहीं किया, तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अभी तक जहाँ तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 125 तक सॉल्व किए हैं मैंने। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अभी तक, मतलब 35 क्वेश्चंस में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा, सारे आंसर्स करेक्ट दिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट्स चेंज की हुई हैं सारी। सो कोई भी क्वेरी हो, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप नए हैं चैनल पे, डू सब्सक्राइब द चैनल, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।